एक पढ़ लिया था लुप्त संख्या। अब रीजनिंग में जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है श्रेणी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सीरीज। अब जैसे हमने जो अध्याय फर्स्ट पढ़ा था लुप्त संख्या, इसमें जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट वो बताया था वर्ग और घन। वर्ग और घन, ये वर्ग और घन ये सीरीज में श्रेणी क्रम में काम में तो आएगा, पर इससे भी इंपॉर्टेंट जो और चीज होती है उसमें सबसे पहले श्रेणी के टॉपिक तक जाने से पहले वो चीज में याद होनी ही चाहिए। तो इसमें जो है वो है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। जैसे फर्स्ट लिखते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले देखो श्रेणी में कि अभाज्य संख्या क्या होती है। जो संख्याएं होती है उसमें ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं और एक के अलावा, पूरे ध्यान से सुनना, ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं का मतलब खुद का और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए, वो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे यह है 3, इसमें स्वयं का मतलब इसका खुद का भाग जाएगा, ये आ गया एक बार। 3 में 3 का भाग कितना आ जाएगा? 1। और 1 का 3 में 1 का भाग जाएगा तो 3 बार। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए वो होती है अभाज्य संख्याएं। अब एक का तो सभी संख्या में भाग जाता है, चाहे कोई सी भी संख्या हो, चाहे वो अभाज्य संख्या हो चाहे भाज्य संख्या, तो उसमें एक का तो भाग जाएगा। तो यह तो हो गई कॉमन बात। अब सीधा सा याद रखना है जिसमें स्वयं के एक को तो भूल जाओ, स्वयं के अलावा और किसी का भी भाग नहीं जा रहा है, वो हो गई अभाज्य संख्या। तो अब अभाज्य संख्या में सोचो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, ये जो एक है ये न तो है भाज्य संख्या और ना है अभाज्य संख्या। ये ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या, तो दोनों को छोड़ देनी है, एक को छोड़ देनी। अब शुरुआत करनी में 2 से। तो 2 किस प्रकार की संख्या है? भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या? तो पता करो, इसमें 1 का भाग जाता है कितनी बार? 2 बार। और स्वयं का 1 और स्वयं का मतलब खुद का 2 का भाग दिया कितनी बार? 1 बार। इसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 2 क्या हो गई? अभाज्य संख्या। और अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, ये जो 2 है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अगर आपसे सीधा भी पूछ ले कि अभाज्य संख्या जो सम है, तो एकमात्र अभाज्य संख्या सम होती है, वो होती है 2। बाकी की जितनी भी अभाज्य संख्या होगी वो विषम होगी। जैसे बात की अभाज्य संख्या है 2, अब लिख दो 3, अब लिख दो 5, अब लिख दो 7। अब क्या आएगी? 9 नहीं आएगी, क्योंकि 9 में देखो 1 का भाग जाता है, ठीक, स्वयं का भाग जाता है, ठीक, पर देखो इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, 3 3 का 9, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुई। तो ऐसे नहीं सोचना है कि विषम संख्या है तो अभाज्य संख्या हो गई, नहीं। अभाज्य संख्या अलग है, विषम संख्या अलग है। देखो विषम संख्या अलग है, अभाज्य संख्या अलग है। तो 9 विषम संख्या है पर अभाज्य संख्या नहीं है, तो 9 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे चलती जाएगी। जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाए वो होती है अभाज्य संख्या। और अब है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या इसका बिल्कुल उल्टा, जिसमें 1 और स्वयं का तो भाग जा रहा है, लेकिन इसके भी अलावा किसी भी संख्या का भाग चला जाए वो होती है भाज्य संख्या। 1 तो भाज्य भी नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, छोड़ दो। 2 क्या है? अभाज्य। 3 क्या है? अभाज्य। अब देखो 4, इसमें 1 का भाग जा रहा है 4 बार, इसमें स्वयं का भाग जा रहा है
एक बार, और इसमें देखो 2 का भी भाग जा रहा है 2 बार। ऐसे लिखते जाओ 4, 6, 8, 9, 12, 14, ऐसे लिखते जाना है। इस प्रकार भाज्य और अभाज्य इन संख्याओं की जानकारी अगर हमें होती है पूरी परफेक्ट, तो हम इस श्रेणी को आराम से चुटकियों से हल कर सकते हैं। वर्ग और घन तो याद होनी चाहिए, लेकिन अभाज्य और भाज्य संख्या। अब एक और याद कर लो, सम और विषम। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है जैसे 2, 4, 6, 8, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो होती है सम संख्या, जिसमें 2 का पूरा भाग जाए। ये हो गई सम संख्या। अब है विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। जैसे सम संख्या है, अब सोचो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे बढ़ते जाओ। जिसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो हो गई सम, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो हो गई विषम। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। देखो एक क्या है? विषम संख्या, पर यहाँ पे न तो भाज्य है न अभाज्य संख्या, ये ध्यान रखना। अभाज्य, भाज्य, सम और विषम, अगर इनकी जानकारी हमें परफेक्ट हो जाती है तो हमारे लिए श्रेणी क्या हो जाती है? चुटकियों का काम। अब हम बढ़ते हैं श्रेणी में आगे। अब श्रेणी में पहला प्रश्न नंबर 1 है 24, 29, 35, 42, 50, और ये आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। इसकी जगह में बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो श्रेणी का मतलब है कि ये जो श्रेणी चल रही है, सबसे पहले जो अध्याय है उसके नाम में अंदर घुसो उसके क्या है? यह है श्रेणी, कि इसका मतलब ये श्रेणी बन रही है। इस श्रेणी में या तो कुछ ऐड हो रहा है, जैसे हमने श्रेणी बना दी 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे क्या आएगा? तो मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है। या कर दिया 2, 4, 6, 8, मतलब 2 2 बढ़ता जा रहा है। इस जगह क्या आएगा? या कर दिया 2, 4, 8, 16, मतलब देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हो गया 32। ऐसे मतलब या तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, या इसमें कुछ ऐड हो रहा है, या इसमें से कुछ घट रहा है, या किसी से भाग हो रहा है। ऐसे करके कुछ भी पता लगाना जो वो उसमें एक श्रेणी होगी कि भाई जैसे इसमें 1 1 बढ़ रहा है, इसमें 2 2 बढ़ रहा है, ये खुद 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ऐसे श्रेणी का हमें पता लगाना है कि किस प्रकार की इसमें श्रेणी बन रही है, और फिर आगे का मेरे रिक्त स्थान जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो भर देना है बस। तो जो पहला प्रश्न हमारे सामने है, इसमें देखो श्रेणी का पता लगाना है। यहाँ पे 24, यहाँ पे 29, इसमें कोई वर्ग घन ऐसा कुछ दिख रहा नहीं। तो देखो 24 से हम 29 पे चलते हैं, कितने ऐड हो रहे हैं? 5। 29 से हम 35 पे चलते हैं, कितने ऐड हो रहे हैं? 6। 35 से हम 42 पे चलते हैं, कितने ऐड हो रहे हैं? 35 में कितने जोड़ेगी 42 आई? तो वो जोड़ते हैं 7। देखो 24 और 5 29, 29 में जोड़े 6 तो 35, 35 में जोड़े 7 तो ये हो गया 42। 5 जुड़ गए, 6, 7। इसका मतलब ऐसे क्रम चल रहा है कि एक आगे आगे जुड़ता जा रहा है। पहले 5 जुड़े, फिर 6 जोड़ दी, फिर 7 जोड़ दी, अब 8 जुड़ रहा होगा। देखो 42 में 8 जोड़ने क्योंकि एक एक बढ़ता जा रहा है, 42 8 हो गए 50। तो अब 5, 6, 7, 8, अब कितने जोड़ेंगे? 9। तो इसमें ऐड किए 9, तो 50 9, ये हो गए 59। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या जाएंगे? 59, और ये अब हमारा ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें 59 कहाँ? ये रहा, तो ये हो गया हमारा आंसर 59। और अभी ऐसे और क्वेश्चन करते हैं। अब प्रश्न नंबर है 2। इसमें मैं ये श्रेणी दी गई है, और यहाँ पे आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये हमारे सामने ऑप्शन। अब इसमें से बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अब देखो ये चल रहा है, अब इस श्रेणी में हमें दिख रहा है, पर इसमें 2 तरीके अप्लाई हो रहे हैं।
अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखो, 1 4 9 16 25 सीधा अगर किसी के दिमाग में आए तो ये सभी वर्ग संख्याएं हैं। ये किसकी वर्ग संख्या है? 1 की। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। ये किसकी वर्ग संख्या है? 2 की। ये किसकी वर्ग संख्या है? 3 की। देखो बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 सीधी गिनती चलती है, उसकी वर्ग संख्या करो और यहाँ पे लिख रहा है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। अब किसका वर्ग आएगा? 4 का वर्ग क्या आ गया? 16। अब किसका वर्ग आएगा? 5 का वर्ग क्या हो गया? 25। 1 2 3 4 5। अब किसका वर्ग आएगा? 6 का वर्ग 36। तो ये लिख दो सीधा सा, की जगह क्या हो जाएगा? 36। लेकिन अब देखो, किसी के दिमाग में आएगा और किसी के इसको देखते ही इसका अंतर देखो, 1 और 4 के बीच में कितना अंतर है? 3 का। 4 और 9 के बीच में किसका अंतर है? कितने का? 5 का। 9 और 16 के बीच में कितने का अंतर है? 7 का। तो एक नजर पड़ती है कि विषम संख्याओं का अंतर होता जा रहा है। 3 के बाद में विषम संख्या आती है 5 के बाद में विषम संख्या आती है 7 और 7 के बाद में 9। अगर 9 विषम संख्या का अंतर है तो ये फॉर्मूला सही है, इससे भी हो जाएगा। 7 और 16 में कितने ऐड होंगे? 9। 16 9 25। 9 के बाद में कौन सी विषम संख्या आती है? 11। 25 और 11 36। ये हो गए 36। विषम संख्या ऐड करते जाओ इसमें, एक इसमें विषम संख्या 3 ऐड हो रही है, ये हो गया 4 में फिर विषम संख्या 3 के बाद में कौन सी आती है? 5 ऐड कर रहा है 9। फिर कौन सी विषम संख्या? 7 ऐड कर दिया 16 में फिर कौन सी विषम संख्या ऐड होगी? इसके बाद वाली 9, ये हो गया 25 में कौन सी विषम संख्या ऐड होगी? 9 के बाद वाली 11, ये हो गया 36। तो इस दोनों तरीके से हो सकता है, ये रीजनिंग है। इसमें जो फॉर्मूला मतलब उनके बीच में वो संबंध सभी में सेम होना चाहिए, ये निकल जाएगा। पहला वर्ग से करो तो अच्छी बात, विषम संख्याओं के अंतर से करो तो अच्छी बात। आंसर कितना आ रहा है? 36। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सी होगा? बी। अब तो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में जो ये श्रेणी दिखाई दे रही है हमें, इस श्रेणी के बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह और ये ऑप्शन। अब इस श्रेणी में हमें पता लगाना है कि इनके बीच में कौन सा संबंध बन रहा है जिसे आगे अंक बढ़ते जाएंगे। तो जैसे हम सोचे, इसमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, और पर यहाँ पे 5 एक कम हो रहा है, मतलब 5 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 10, और यहाँ पे 9, इसमें भी एक ही कम है, तो ऐसे भी हो सकता है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18, एक ही कम है, तो ऐसे भी हो सकता है। ऐसे ये 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हुए? 6, और 1 घटा दो, कितने हो गए? 5। जो अंक दिया हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 घटा दो, 3 दूनी 6 और 1 घटा दो 5। अगर ये फॉर्मूला हमारा इस पे अप्लाई हुआ तो सब पे होना चाहिए। जैसे ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, और अब 1 घटाओ, कितने आ गए? 9, और यहाँ पे कितने? 9, ये भी सही है। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 18, और 1 घटा दो, तो कितने हो गए? 17, ये भी सही है। अब 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना है? 34, और 1 घटा दो 33, तो यहां पे क्या आंसर हो सकता है? 33। अगर ये जो 4 इससे पहले 3 किए हमने, इनके बीच में सेम डिफरेंस हुआ सब में कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ और 1 कम हुआ, अगर तीनों में सेम हुआ तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, और ऐसा ऑप्शन भी है, ये रहा 33। अब रीजनिंग में जरूरी नहीं कि एक ही तरीका हो, और भी तरीका हो सकता है। किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि 2 से मल्टीप्लाई करो 1 घटाओ, किसी के दिमाग में इसका बीच का अंतर आ गया। मान लो 3 और 5 के बीच में कितना अंतर है? 2 का। 5 और 9 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का। 9 और 17 के बीच में कितने का अंतर है? 8 का। देखो 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का, क्योंकि 5 में से 3 गए तो 2। 5 और 9 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का। 9 में से 5 गए तो 4, और 9 और 17 के बीच में कितने का अंतर है? 8 का। तो अब हम सोचे कि ये खुद 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, इसके बीच में कितना अंतर है? 2 के बाद में कितने आते हैं? 4, 2 दूना 4, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और ये अंतर इसके बीच में डाल दिया।
फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 और ये अंतर इसके बीच में डाल दिया। फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो और अंतर इसके बीच में डाल दिया 16। तो ये 17 और 16 जुड़ के कितने आ गए, ये आ गए वापस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 33। तरीके कितने भी हो सकते हैं क्वेश्चन करने का, वैसे उसमें सेम होना चाहिए कि इसके बीच में 2 है ना, ये 2 श्रेणी बना, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये इसके बीच में डालते जाओ। 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 8 17, 17 16 33। ये हो 2 तरीके इस प्रश्न को करने भी। ऐसे रीजनिंग में फिक्स नहीं है कि ये एक ही तरीका हो गया तो इसे याद कर लो, नहीं, ये कैसे भी हो सकता है। वैसे उसके बीच में जो हमारा प्रोसेस चल रहा है वो सेम होना चाहिए, उसके बीच में श्रेणी होनी चाहिए, जो अध्याय का नाम ही श्रेणी है ये होनी चाहिए। और हमारा कौन सा ऑप्शन से हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब प्रश्न नंबर 4, इसमें भी ये दे दी श्रेणी और ये दे दी ऑप्शन। अब इस श्रेणी में जहां से हमने रीजनिंग शुरू की वहां से कुछ ना कुछ काम में आएगा। अब इसको देखते ही जिनको कुछ कंटेस्ट याद है जो मैंने बताया वो इसका तुरंत कुछ सेकंड में इसका आंसर बता सकता है। अब कैसे, इसको देखते ही पता लगाओ कि ये संख्याएं कैसे हुई। सोचो वर्ग और घन का इससे कुछ संबंध है क्या, ध्यान से सोचो। देखो इसमें 8 क्या है, 2 का घन। 2 का घन का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। घन का मतलब वही खुद को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। 27 किसका घन है, 3 का। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27। अगर ये 2 का घन आ गया, ये 3 का घन आ गया, तो ये किसका है, 4 का घन। देखो 64। 125 किसका घन हुआ, 5 का। 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 125। 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, इसने बना दी है श्रेणी। अब लिखते जाओ जहां तक लिखो, पर हमें तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 का आ गया, 3 का आ गया, 4 का आ गया, 5 का आ गया, यहाँ पे किसका आएगा, 6 का घन। और 6 का घन क्या होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6, और ये हमें याद होना चाहिए कितना हुआ, 216। 216 हमारे किसमें है, ऑप्शन में ये। अब देखो इसने ऑप्शन कितने अच्छे दिए, यहाँ पे 36 भी दिया कि कोई वर्ग कर देगा 6 इंटू 6 यहीं तक, तो ये आ गया 36। वो ये करेगा जो गलत होगा, पर हमें क्या करना है, घन, तो ये होगा 216, ये नहीं। इस प्रकार ये हुआ प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 5। ये जो प्रश्न नंबर 5 है इसका लेवल बहुत अच्छा दिख रहा है। ये कुछ सोचने की क्षमता तक, मतलब दिमाग को बहुत तेज दौड़ाना होता है ऐसे प्रश्नों में, इसका लेवल बहुत अच्छा है। अब इसमें सोचना होता है कि यहाँ पे क्या आएगा, कैसी श्रेणी बन रही है, इसमें सोचना बहुत, जो इसका आंसर निकालता बहुत अच्छी बात है। देखो 18 27 38 51 और ये आ गया रिक्त स्थान, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन वहां पे आएगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें ना तो वर्ग घन कुछ दिखाई दे रहा है, पर वर्ग और घन की ही बात इसमें हो रही है। देखो ये है 18, इसके जस्ट पहले वर्ग आ रहा है कुछ, कौन सा, 16। जैसे 4 का वर्ग 16, और यहाँ पे कितने 18, और ये कितने 27। 5 का वर्ग 25, और यहाँ पे कितने आ रहे 27। इसका मतलब यहाँ पे भी 2 का अंतर, देखो 16 और 2 18, 25 और 2 27। इसका मतलब इस 16 में 2 ऐड करो भाई, 4 का वर्ग किया 16, उसमें 2 ऐड कर दो, ये हो गया 18। 5 का वर्ग किया 25, उसमें 2 ऐड कर दो, 27। अब यह है 38, इसमें 6 का वर्ग किया 36, और 36 पे 2 ऐड कर दो, ये हो गए 38। देखो 4 से वर्ग जो होते हैं उसमें 4 से शुरू किया इसने, उसका वर्ग करके उसमें 2 2 ऐड करा। अगर सीधा वर्ग होता है यहाँ पे कि 16 25 36, तो सीधा पहचान जाते भाई कि ये वर्ग हो रहा है, पर इसने वर्ग तो किया और उसमें 2 2 और ऐड कर दिए। ये श्रेणी बना दी कि वर्ग करते जाओ और उसमें 2 2 ऐड करते जाओ आगे। तो यहाँ से वर्ग कहां से शुरू किया इसने, 4 से। 4 का हुआ, 5 का हुआ, 6 का हुआ, फिर होगा 7 का। तो देखो 7 का वर्ग 49, और 49 में 2 ऐड कर दो, ये लिख दिया इसने 51, ये रहे 51। अब 4 5 6 7, अब 8 का वर्ग कर दो। 8 का वर्ग कितना हुआ 64, और 64 में कितने ऐड कर रहे थे 2, 64 2 66। 4 से शुरू किया
4 से वर्ग करते जाओ, उस वर्ग में 2 ऐड करते जाओ, क्योंकि ये तो क्वेश्चन का स्तर बनाता है थोड़ा सा हाई कि वर्ग तो सभी पहचान लेंगे, इसमें 2 और ऐड कर दो। तो यहाँ पे कितने हैं 66, और 66 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये रहा हमारा डी ऑप्शन। ये वो हमारा प्रश्न नंबर 5। अब जो हम प्रश्न नंबर 6 करेंगे वो ऐसी सिंपल श्रेणी से नहीं करेंगे, इसमें मिश्रित श्रेणी से, कि डबल श्रेणियां बने इसमें, कि एक श्रेणी नीचे से ऐसे बना दी, एक ऊपर से। अब वो पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 श्रेणी का जो पार्ट नंबर 2 होगा उसमें पढ़ेंगे हम मिश्रित श्रृंखला।